नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। तो आज हम देखेंगे बायोडायवर्सिटी के ऊपर जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉप 50 एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज जितने भी होंगे उन सबको आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जैसा आपने पहली वीडियो में प्यार दिया, आई होप इस वीडियो में भी आप ज़्यादा प्यार दोगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं टॉपिक में, और फिर बीच बीच में आपसे इंटरेक्शन भी करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी की क्या डेफिनेशन है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी मिलेंगे और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। सभी का मिक्सअप मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है। तो अगर आपने बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक पढ़ रखा है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक जो है वो प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना प्रिपेयर है आपका, आज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारे पीवाईक्यूज हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इनको टफ करने की कोशिश की है। ये जितने भी एग्जाम्स पूरे कंट्री में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, मैंने वहां से पिक किए हैं ये सारे क्वेश्चंस। और आप अपना लेवल जो है, आपकी प्रिपरेशन अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक उठाया है मैंने कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है क्या। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की क्या डेफिनेशन है, ये बेसिकली आपको बताता है द रेंज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज इन एन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये क्या बताता है आपको, रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एनवायरनमेंट। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको पता होगा। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करें, द सीजनल एंड डेली चेंजेस इन एनवायरनमेंट, ये तो वैसे ही नहीं आना था। हाउ वेव स्पीशीज डिफरेंट, हाउ वन स्पीशीज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ये नहीं आएगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑन एन एनवायरनमेंट, ये भी नहीं आएगा। तो बेसिक है कि द रेंज ऑफ कितनी डिफरेंट स्पीशीज किसी एक एनवायरनमेंट में पाई जाती है उसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, वो क्या है। देखिए यहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी में जो सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है उसका मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। मेंटेनेंस ऑफ जो उनका नेचुरल हैबिटेट है ना, नेचुरल हैबिटेट स्पीशीज का नेचुरल हैबिटेट, उसको मेंटेन करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है बायोडाइवर्सिटी का। इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। क्या आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैंने उठाने की कोशिश की है, आहिस्ता आहिस्ता जो है लेवल वो ऊपर बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कंजर्वेशन मेथड्स जो होते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड्स, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो होते, एक होता है इन सिटू, ठीक है, एक होता है, यहाँ नीचे देख लेते हैं, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन और होता है दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। दीज आर कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, दो मेथड्स है, एक इन सिटू एक एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब है कि जो भी उन स्पीशीज का नेचुरल हैबिटेट है, उन्हीं नेचुरल हैबिटेट्स में रख के उनको उनको कंजर्व किया जाता है। ठीक है, इनसाइड नेचुरल जो भी उनका नेचुरल हैबिटेट। एक्स सिटू में क्या होता है कि उनको आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट से किसी और जगह शिफ्ट करके, किसी और सेफर जगह पे शिफ्ट करके उनको कंजर्व किया जाता है। तो ये है एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, अब ये जो इन सिटू कंजर्वेशन है, अब मुझे बताओ, थोड़ा बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं हम। इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स को अगर मैं कंपेयर करूं, तो ये जो इन सिटू होगा ये आपका एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट होगा, और इसमें आपके पैसे भी कम लगेंगे। ये आपका कॉस्टलियर होगा। ठीक है, ये कॉस्टलियर क्यों होगा, क्योंकि आप अलग से एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाओगे, उसको डेवलप करोगे, तो उसमें आपको ज्यादा पैसे लगेंगे। इन सिटू कंजर्वेशन मेथड में क्या होता है कि वहीं पे आप उसको कंजर्व कर रहे हो जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, तो इट विल बी मोर एफिशिएंट। ठीक है, इन सिटू का। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं दोस्तों, एग्जांपल्स इसकी है जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जैसे नेशनल पार्क्स है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, ये कुछ जैसे कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये एग्जांपल्स है इन सिटू कंजर्वेशन मेथड्स की। उसी तरीके से दोस्तों एक्सेटिव कंजर्वेशन मेथड्स के एग्जांपल कैसे है, जैसे आपका बोटेनिकल गार्डन है। क्या है, बोटेनिकल गार्डन है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका जू है, जैसे आपका जीन बैंक है, जैसे आपका जीन बैंक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन सिटू एक्सेटिव कंजर्वेशन मेथड्स की। तो आइए क्वेश्चन पे वापस देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन मेथड। तो आप देखिए जरा, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये इन सिटू कंजर्वेशन मेथड आता है, नेशनल पार्क्स आपका इन सिटू कंजर्वेशन मेथड आता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बोटेनिकल गार्डन जो है दैट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है दोस्तों, सैक्रेड ग्रूव्स। ये सैक्रेड ग्रूव्स भी इन सिटू कंजर्वेशन मेथड के अंदर ही आता है। अब ये सैक्रेड ग्रूव्स अगर जिन बच्चों को नहीं पता है वो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। जैसे नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उसी तरीके से सैक्रेड ग्रूव्स भी होते हैं। अब ये सैक्रेड ग्रूव्स बेसिकली दोस्तों दोस्तों ये वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं जिनकी एक सोशो कल्चरल वैल्यू है। एक तो इनकी सोशल वैल्यू, सोशल या कल्चरल वैल्यू होती है। दूसरी इनके साथ एक वैल्यू होती है रिलीजियस वैल्यू। रिलीजियस वैल्यू दोस्तों देखो क्या होता है। मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट में कुछ स्पीशीज और प्लांट्स की खासकर कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं, या एनिमल्स की कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनको लोग सैक्रेड मानते हैं। क्या मानते हैं लोग? जिनको लोग सैक्रेड मानते हैं। और ऐसी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल को लोग नहीं मारते हैं, ठीक है, नहीं काटते हैं, ना ही ऐसे एनिमल्स को मारते हैं। तो ऐसे पैचेस को क्या बोलेंगे हम? ऐसे पैचेस को बोला जाता है सैक्रेड ग्रूव्स। मोस्टली ये ट्राइबल कम्युनिटी में चीजें देखी देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पैचेस को क्या बोलते हैं हम? सैक्रेड ग्रूव्स। तो सैक्रेड ग्रूव जो है दोस्तों, एक ये इसको क्यों बताते हैं यहाँ पे कि ये बेसिकली फॉरेस्ट पैचेस होते हैं, फॉरेस्ट पैचेस, ठीक है। बेसिकली रिलीजियस वैल्यू की वजह से लोगों की आस्था इनके साथ जुड़ी होती है, इसलिए लोग जो है वो उनको इनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड सैक्रेड ग्रूव्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। देखो इस वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ से कैसे किया, यहाँ पे इसने बोला था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। अगर यही नेचुरल हैबिटेट उसका डिस्ट्रक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा वो? ठीक है, वही डिक्लाइन का काम करता है बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लास्ट पेज पे चलते हैं पहले। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी किसको माना जाता है? थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, जो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी हैं दोस्तों, क्या क्या थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को? तो एक तो इसमें चीज है दोस्तों आपका हैबिटेट लॉस। कौन सा दोस्तों? एक तो है दोस्तों हैबिटेट लॉस, ठीक है। दूसरा इसमें है डिफॉरेस्टेशन। दूसरा क्या है दोस्तों? डिफॉरेस्टेशन, इट इज थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। तीसरा दोस्तों इसमें है जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। कोई आप बाहर की स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एरिया में जो वहां की एंडेमिक ना हो, तो उससे भी बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन या फिर एग्जॉटिक या फिर इन्वेजिव फॉरेन स्पीशीज, ठीक है। एक है दोस्तों जैसे हंटिंग वगैरह करते हैं, हंटिंग वगैरह जैसे हंटिंग हो गया या पोचिंग हो गया, ठीक है दोस्तों। ये भी एक कारण है किसका? थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी लॉस का। और एक और टॉपिक है यहाँ पे, एक और चीज है दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या चीज है? इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। अब दोस्तों फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए एक एरिया है ये, ठीक है, ये एक एरिया है। और इस एरिया में क्या करता हूं मैं, इस एरिया में मान लो स्पीशीज है अलग अलग जगह, ये स्पीशीज है, ठीक है, इस तरीके से स्पीशीज है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है, मान लो ऐसे इस तरीके से। और इसी एरिया में एक मैं क्या करता हूं दोस्तों, एक दीवार खड़ी कर देता हूं, मान लो इस प्रकार से। अब इससे क्या होता है कि ये वाली जो स्पीशीज है वो यहाँ नहीं आ पाएंगी, और ये वाली स्पीशीज जो है वो यहाँ नहीं कॉलोनाइज कर पाती हैं, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली दो क्या होता है दोस्तों, इट क्रिएट्स बैरियर
विच रिस्ट्रिक्ट द स्पीशीज टू कॉलोनाइज एंड डिस्पर्स इन न्यू एरिया। ठीक है, मतलब ये इधर से इधर, ये इधर से नहीं आ रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है दोस्तों। समझ आया आपको? फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली एक बैरियर क्रिएट किया जाता है। क्या क्रिएट किया जाता है? बैरियर क्रिएट किया जाता है ताकि कुछ स्पीशीज जो है वो दूसरे एरिया को कॉलोनाइज नहीं कर पाए दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी क्या क्या चीजें हैं। एक फ्रेगमेंटेशन बोला मैंने, एक हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन, एक्सोटिक या इन्वेजिव स्पीशीज, या फिर हंटिंग पाउचिंग, ये सब चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए दोस्तों। चलिए वापस आते हैं क्लास पे। आप देखिए यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये मैंने आपको बता दिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए ज्योग्राफिकल रीजन। अब क्या क्या थ्रेट हो सकती है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए दोस्तों? एक आपको लिखा है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, मैंने अभी आपको ये चीज बताई। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज दोस्तों, यही ये चीज भी अभी मैंने आपको बताई। प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, इससे क्या थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को? बिल्कुल नहीं है। अगर आपको क्लियर नहीं है ये ग्लोबल वार्मिंग, तो जैसे यहाँ पे दोस्तों, ये जहां जहां ये वो 4 होगा उसको आप काट लो, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, जहां जहां 4 होगा दोस्तों वो वाले ऑप्शन कर दो, आपको आंसर मिल गया। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग भी पता था मुझे, मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता था कि किस प्रकार से यहाँ पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म से तो बायोडाइवर्सिटी को कोई लॉस नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे, इस वजह से आपको आपको 3 ऑप्शन बाहर हो गए, एक ऑप्शन आपसा बच गया था। तो क्या क्या थ्रेट है यहाँ पे? एक तो ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट अभी मैंने आपको बताया, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, तो दे आर कंसिडर्ड एज थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, which one of the following strongly threatens biodiversity? Strongly threatens biodiversity. Fragile ecosystems such as mangroves and wetlands, inaccessible habitats in the Himalayas, destruction of natural habitats एंड वेजिटेशन एंड झुम कल्टीवेशन। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये चीज तो अभी आपने पढ़ी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, वेजिटेशन का, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन का क्या मतलब है? मतलब एक तरीके की डिफॉरेस्टेशन हो गई है। और जूम कल्टीवेशन में बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि जो भी जंगल का एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया, उस फॉरेस्ट एरिया को काट के वहां जमीन को साफ करके वहां पे एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी बायोडाइवर्सिटी लॉस है, क्योंकि वहां पे आप पेड़ों की कटाई करते हो, चाहे हर्ब श्रब्स की करते हो, लेकिन करते हो है ना, करते तो है ना हम उसमें। इसका मतलब झूम कल्टीवेशन आल्सो लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, ये सब चीजें इस पार्ट की वजह से देखो, कभी कभी हो सकता है ये वाले ऑप्शन ना हो, खाली ये वाला ऑप्शन है। इस पार्ट की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आर। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं? ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होते हैं वो होते क्या हैं, और इंडिया में कौन से हॉटस्पॉट्स हैं वो भी पता करते हैं। चलिए थोड़ा सा फिर देखते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते क्या है चीज। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये ऐसे रीजन है जहां पे बायोडाइवर्सिटी हाई होती है। हाई बायोडाइवर्सिटी, ऐसे रीजन जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, अब ये कंसेप्ट किसने दिया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का? ये कंसेप्ट दिया था दोस्तों नॉर्मन मेयर्स ने। किसने दिया था ये? नॉर्मन मेयर्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं दोस्तों? इसकी करेक्टरिस्टिक बेसिकली 3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं दोस्तों। एक तो इसकी यहाँ पे स्पीशीज बहुत ज्यादा होती हैं, दैट इज एबंडेंस ऑफ स्पीशीज, एबंडेंस ऑफ स्पीशीज दोस्तों। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, ये यूनिक स्पीशीज होती है यहाँ पे, यूनिकनेस ऑफ स्पीशीज, यूनिकनेस ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज जो होती हैं इस रीजन की वो क्या होती हैं? यूनिक होती है, मतलब एंडेमिक होती हैं। क्या क्या होती हैं? एंडेमिक होती हैं। ठीक है, मतलब जो उसी रीजन में पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो तीसरी है कि ये सब चीजें तो है ही हैं। ठीक है, ये तो हम ये भी तो कह सकते थे यहाँ की यहाँ बायोडाइवर्सिटी हाई है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इनको क्यों बोला? क्योंकि ये जो एरिया होगा यहाँ पे थ्रेट होती है। क्या होती है? दैट इज थ्रेट टू द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। देयर मस्ट बी थ्रेट टू द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज in order to declare any area as biodiversity hotspots. तो threat to extinction of species.
ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो है कि वहां पे स्पीशीज अबंडेंस में होती हैं, दूसरी है कि वहां पे कुछ स्पीशीज यूनिक होती हैं उसी रीजन की, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई उन स्पीशीज को थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन भी होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे, अब क्या क्राइटेरिया है कि किसी भी रीजन को आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कब बोलोगे। किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन को अगर आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा ना। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उस रीजन में कम से कम एटलीस्ट 15,000 स्पीशीज होनी चाहिए। 15,000 इंडिजिनियस स्पीशीज होनी चाहिए। कौन सी स्पीशीज होनी चाहिए? इंडिजिनियस स्पीशीज, जो मतलब वहीं की पाई जाती हैं। या तो 15,000 होनी चाहिए दोस्तों, या फिर 0.5% ऑफ 0.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल प्लांट स्पीशीज, वर्ल्ड टोटल प्लांट स्पीशीज। या तो 0.5% दुनिया की जितनी भी प्लांट की स्पीशीज हैं, या तो 0.5% उनका, या फिर 15,000 स्पीशीज जो लोकली वहां पे पाई जाती हैं। एक तो कंडीशन दोस्तों ये कंडीशन होती है इसकी। दूसरी कंडीशन दोस्तों इसमें क्या है कि अब थ्रेट तो होनी चाहिए ना, थ्रेट। अब जो भी स्पीशीज इस रीजन में बिलोंग करेंगी, दे मस्ट हैव लॉस्ट at least 70% of their natural habitat. They must have lost at least 70% of their natural habitat. ठीक है, तो ये कंडीशन आपको दोस्तों पता होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। ये सब चीजें जो है, एक तो ये करेक्टरिस्टिक्स है और ये डिक्लेयर करने का एक कंडीशन है, ये आपको पता होने चाहिए। अब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, ये भी थोड़े बहुत पता होने चाहिए आपको कि इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट्स हैं ये बेसिकली चार हैं इंडिया में। चार लोकेशंस हैं, ये आप जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पे चार लोकेशन है। एक लोकेशन तो है इसकी वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। दूसरी लोकेशन है इसकी ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है दोस्तों, ईस्टर्न हिमालयाज। तीसरी लोकेशन है इसकी म्यांमार बॉर्डर इंडो म्यांमार बॉर्डर ठीक है, इंडो म्यांमार बॉर्डर। और चौथी लोकेशन है दोस्तों इसकी यहाँ पे, दैट इज सुंडालैंड। अब ये जो अंडमान निकोबार वाला रीजन है ना, उससे अगर आप नीचे की ओर जाओगे तो ये जो इंडोनेशिया है, ठीक है, सिंगापुर वाला रीजन है, ये जो मलेशिया वाला रीजन है, दैट कम्स अंडर अंडर सुंडालैंड। अब सुंडालैंड में क्या क्या अंडमान निकोबार पूरा आता? नहीं, ठीक है, इट कवर्स ओनली निकोबार निकोबार रीजन, ठीक है, मतलब एक्सक्लूडिंग अंडमान। अंडमान इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। क्या अंडमान पार्ट है क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का? नहीं, खाली निकोबार वाला रीजन। तो अगर आपको पता, आपसे पूछा जाए कि भाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है? एक आपका वेस्टर्न घाट्स आ गया, ईस्टर्न हिमालयाज आ गया, एक आ गया इंडो म्यांमार बॉर्डर, ठीक है, और दूसरा आ गया सुंडालैंड, ठीक है। चलिए वापिस, अब दोस्तों वापस आइए क्वेश्चन पे। अब आपसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आर, क्या वेस्टर्न हिमालयाज है? वेस्टर्न हिमालयाज नहीं दोस्तों, वेस्टर्न हिमालयाज नहीं, ईस्टर्न हिमालयाज एंड ईस्टर्न घाट है क्या? नहीं है। वेस्टर्न हिमालयाज एंड सुंदरबन, क्या ऐसा है? ये भी नहीं है। ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल ये सही आंसर है, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयाज एंड साइलेंट वैली आएगा क्या? नहीं आएगा। दोस्तों आप जरा क्वेश्चन में बोलो कि ये जो साइलेंट वैली है ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है। एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये साइलेंट वैली कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये रीजन कहाँ पर है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। दैट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज IUCN, ठीक है। अब ये रेड डेटा बुक क्या पब्लिश करता है, ठीक है? क्या ये एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स या उनका डेटा देता है, या फिर थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज का डेटा देता है, या फिर प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द वेरियस कंट्री। दोस्तों ये सिर्फ जो भी थ्रेटेंड स्पीशीज, जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है ना, एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये खाली उनका डेटा देता है। जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है ये सिर्फ उनका ही डेटा प्रोवाइड करता है। इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन 2 है जो रेड डेटा बुक है, रेड डेटा बुक
रेड डेटा बुक, इट ओनली प्रोवाइड डाटा ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसको रिलीज कौन करता है? IUCN। आपको बताना है कि ये IUCN का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए दोस्तों। अब ये कह रहा है यहाँ पे, while India's human population is growing at an outstanding pace, the bird population is shrinking fastly, mainly। अब देखो इंडियन जो पॉपुलेशन है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो तो बढ़ रही है, 130, 140, 150 करोड़ तक पहुंच गए हम लोग, लेकिन बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है इंडिया पे दोस्तों, वो दिन ब दिन श्रिंक हो रही है, कम हो रही है। उसका क्या रीजन है? अब ये कह रहा है कि देयर हैज बीन एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हंटर्स। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हंटर्स वैसे तो दिन ब दिन जो लॉज हैं वो स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ हंटर्स तो कहां से बढ़ेंगे? इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। बायो पेस्टिसाइड्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, क्या ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करने से क्या बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होगी? दोस्तों बिल्कुल गलत है ये, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑर्गेनिक मैन्योर होने से या बायो पेस्टिसाइड से थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। देयर हैज बीन ए लार्ज स्केल रिडक्शन इन हैबिटेट्स ऑफ बर्ड्स, बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अब देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है दोस्तों, तो वैसे वैसे हम पेड़ और जंगल तो काटे जा रहे हैं, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है दोस्तों, वो दिन ब दिन क्या हो रहा है? कम होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी आपने रिसेंटली एक एग्जांपल देखी होगी इसकी, आई थिंक कर्नाटका में था कि कहीं आंध्रा में था, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था बाद में कि इस काम को बंद किया जाए, ठीक है, इनको रिस्टोर किया जाए। देयर हैज बीन अ लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मॉस्किटो रेपेलेंट्स, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जहाँ मान लो किसी फसल में आपने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, बाद में जाके मान लो वो दाना खा रहे हैं वहां पे, तो इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब आंसर जो है वो 3 और 4 इज करेक्ट, 3 और 4 इज करेक्ट दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये बेसिकली डेफिनेशन है, ठीक है। ये बेसिकली डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व की। किसकी डेफिनेशन है ये दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व की। अब थोड़ा बेसिक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताता हूँ। दोस्तों देखिए जरा यहाँ पे, अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनको सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको डिक्लेयर कौन करता है। इनको डिक्लेयर तो सेंटर करता है, दे आर डिक्लेयर्ड बाय सेंटर, लेकिन इनको मैनेज कौन करता है दोस्तों? इनको मैनेज करता है, मैनेज बाय स्टेट। जिस स्टेट में ये होंगे वो स्टेट जो है इनको मैनेज करती है। इट इज डिक्लेयर्ड बाय सेंटर एंड मैनेज बाय स्टेट। देखो दोस्तों, जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा करा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप ऑब्वियसली बात है, बायोस्फीयर रिजर्व का ऑब्जेक्टिव क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये तो बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे, अब बायोस्फीयर रिजर्व्स की डेफिनेशन कह लो या फिर प्रिंसिपल कह लो, कुछ भी कह लो, ये है क्या? बेसिकली यहाँ पे ह्यूमंस और जो एनिमल्स होते हैं दे लिव टुगेदर पीसफुली, को एग्जिस्टेंस कह लो, ठीक है, को पीसफुली। इनका को एग्जिस्टेंस होता है किसका? ह्यूमंस और एनिमल्स का बायोस्फीयर रिजर्व्स में। ये आप डेफिनेट, क्योंकि आप बाद में जाके जब नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ते हो, जब आप कंपेयर करोगे इनके साथ, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं दोस्तों, इनको 3 रीजन्स में डिवाइड किया होता है बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 रीजन्स में डिवाइड किया होता है। ये आपका होता है कोर रीजन, ठीक है दोस्तों, ये आपका है कोर रीजन, और इस रीजन को कहा जाता है बफर जोन या बफर रीजन कह लो दोस्तों। और ये जो बाहर वाला रीजन है इसको कहा जाता है ट्रांजिशन जोन। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन जोन दोस्तों, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन जोन आ गया, ये वाला, ठीक है। और उसी तरीके से ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, ये आपका बफर जोन आ गया। और जो अंदर वाला रीजन है दोस्तों, अंदर वाला रीजन, ये आपका को रीजन हो गया। अब क्या डिफरेंसेस होते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो बाहर ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन, इस ट्रांजिशन जोन में क्या होती है? इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन,
नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। मतलब नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड होती हैं, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स इसमें क्या होती हैं, अलाउड होती हैं, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स आर अलाउड, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड हैं। इसके अलावा जैसे कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज अलाउड होती हैं इसमें दोस्तों, वो आपको देखो यहाँ पे। एक एक तो इसमें फार्मिंग अलाउड होती है, ठीक है। फिशिंग अलाउड होती है दोस्तों इसमें, ठीक है। ग्रेजिंग एटसेट्रा, मतलब ये बेसिक एक्टिविटीज जो होती हैं ये इसमें अलाउड होती हैं। किसमें, सिर्फ इस बाहर वाले ट्रांजिशन जोन में दोस्तों, ठीक है। अब जरा बफर रीजन की अगर हम बात करते हैं कि क्या बफर रीजन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या, ये जो बफर जोन है ये बेसिकली दोस्तों ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। ये किसके अंदर आता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अब क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इसमें R&D आप कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो आप कर सकते हो, वो अलाउड है इसमें। और दूसरा इसमें इको टूरिज्म भी अलाउड है दोस्तों। मतलब यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो अलाउड नहीं है, बफर जोन में ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड नहीं होती हैं दोस्तों, लेकिन आपकी इको टूरिज्म जो है वो अलाउड होती है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो कुछ, वो भी अलाउड होती है बफर जोन में। उसके बाद आपका आता है को रीजन दोस्तों। को रीजन में जो होता है दोस्तों, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रीजन होता है। दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रीजन, प्रोहिबिटेड रीजन, ठीक है। इसमें मैक्स रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इसमें होती हैं, मैक्स रिस्ट्रिक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि बायोस्फीयर रिजर्व की के बेसिक्स क्या है। आइए वापस देखिए यहाँ पे। अब ये किसकी बात कर रहा था, यहाँ पे डेफिनेशन थी किसकी, बायोस्फीयर रिजर्व। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। मैंने जैसे आपको कहा, देयर इज बायोस्फीयर रिजर्व में देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर कोरल ब्लीचिंग। इफेक्टिव फैक्टर, कोरल ब्लीचिंग का सबसे इफेक्टिव फैक्टर क्या है दोस्तों, दैट इज राइज इन कोरल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर, राइज इन कोरल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक्स जो है वो कोरल ब्लीचिंग के बारे में बताता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे। आप देखिए दोस्तों, जो आपके कोरल्स है ना, कोरल्स कोरल्स बेसिकली एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, कोरल्स बेसिकली एनिमल्स होते हैं। ये सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनती है ये, ठीक है। अपने इर्द गिर्द एक लेयर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं शेल, जिसको हम क्या कहते हैं, शेल। जब ये उसके बाद जब इन कोरल्स की डेथ हो जाती है तो ये जो लेयर होती है, लेयर, इसको हम कहते हैं बाद में कोरल रीफ। क्या कहते हैं दोस्तों, कोरल रीफ, ठीक है। सिंस इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है तो इस वजह से ये कोरल रीफ बनता है। अब ये कह रहा है यहाँ पे एक टर्म है कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। ये कोरल ब्लीचिंग क्या टर्म है वो आपको बतानी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि कोरल ब्लीचिंग का जो, कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि ये जो कोरल्स हैं वो वाइट हो जाते हैं। कोरल्स क्या हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है यहाँ पे। इसका मेन काज जो है दोस्तों, मेन काज जो है दोस्तों, दैट इज टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन, आप चाहे टेम्परेचर कम हो नॉर्मल से, अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो तो भी दिक्कत, नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो तो भी दिक्कत, ठीक है। मतलब दोनों से होता है, चेंज इन टेम्परेचर जो है ना, चेंज इन टेम्परेचर, उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है। अब ये बेसिकली होता क्या है, ये जो कोरल्स होते हैं ना, कोरल्स, इनका एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी के साथ, ग्रीन एल्गी के साथ, ठीक है। इनका एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है ग्रीन एल्गी के साथ, जिसकी वजह से ये कोरल जो होते हैं, कोरल के ऊपर एक लेयर जैसे चढ़ी होती है ग्रीन एल्गी की, ठीक है। अब जब टेम्परेचर इस सी वाटर का जब टेम्परेचर राइज होता है तो ये कोरल्स और एल्गी के बीच में जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है ये खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो कोरल्स होते हैं वो वाइट दिखते हैं, वाइट दिखते हैं। और हम कहते हैं कि कोरल की क्या होगी, जिसे हम टर्म कहते हैं कि कोरल ब्लीचिंग होगी। क्या होगी, कोरल ब्लीचिंग होगी। क्या कोरल ब्लीचिंग की वजह से कोरल्स की डेथ हो जाती है, क्या कहा मैंने, क्या कोरल ब्लीचिंग की वजह से कोरल्स की डेथ हो जाती है दोस्तों, नहीं। दे गेट इन डेप्लोरेबल स्टेट, ठीक है ना, मतलब उनकी हालत जो है वो खस्ता हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर अगर कुछ देर तक, ठीक है, वो जो नॉर्मल कंडीशंस थी वो रिवाइव नहीं हुई दोस्तों, तो उसकी वजह से कोरल्स की डेथ भी हो जाती है। तो क्या कहा मैंने कि क्या कोरल्स की डेथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, द कोरल्स डू नॉट डाई आफ्टर ब्लीचिंग।
but they are in deplorable state. If conditions do not become favorable, they may soon die. ठीक है, they may soon die. ठीक है, तो आई होप आपको ये कोरल ब्लीचिंग समझ आया होगा कि ये क्या चक्कर है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, अभी आपको पढ़ना है कि ये कोरल क्या चीज है और ये कोरल रीफ क्या चीज है, और आपको कोरल रीफ की एग्जांपल्स देखनी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स माना जाता है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। मैं आपको वैसे एक टर्म यहीं पे बता देता हूं दोस्तों कि तीन जो चीजें हैं उनको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स माना जाता है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी रिच कह लो या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कह लो। तो एक आ गया आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा आ गया आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा आ गया आपका यही कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स। ठीक है, एक और चीज है, एक और चीज है, याद नहीं आ रही आप। तीसरी चीज है दोस्तों वेटलैंड्स, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स। ठीक है, लेकिन अगर इनका ऑर्डर देखो मैं ऑर्डर, तो इस तरीके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा रिच होती है, उसके बाद वेटलैंड्स की होती है, वेटलैंड्स की, और उसके बाद कोरल रीफ्स की होती है, कोरल रीफ्स की। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये तीनों जो है बायोडायवर्सिटी रिच होते हैं। एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका, एक आपका कोरल रीफ आपका, एक आपका वेटलैंड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये आपका अर्थ है। तो अर्थ के अंदर ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यहां से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ तक, 10 डिग्री नॉर्थ तक, और 10 डिग्री साउथ तक, 10 डिग्री साउथ तक। इस एरिया को ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है यहाँ पे, और इस रीजन को कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, दिस इज मतलब यहाँ पे पाया जाता है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, ये बायोडायवर्सिटी रिच होता है काफी ज्यादा। चलिए क्वेश्चन पे वापस आइए। तो क्या क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर कोरल ब्लीचिंग। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर ऑफ सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कोरल रीफ्स बिल्कुल पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में बिल्कुल पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में भी पाए जाते हैं। सुंदरबन तो बेसिकली दोस्तों एक डेल्टा है, यहाँ पे आपके कोरल रीफ्स नहीं पाए जाते हैं। तो 4 को कट कर दीजिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ये कट हो जाएगा। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज वीडियोस को नीचे वीडियो को कम से कम लाइक तो जरूर करा कीजिए। ठीक है, और ऊपर से चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो क्या इतनी चीजें तो मैं भी डिजर्व करता हूं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। हु फर्स्ट क्वाइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी की जो ये टर्म है, ये किसने क्वाइन की थी दोस्तों, तो ये की थी वाल्टर रोजन है। ठीक है, ये जनरल सा फैक्ट है, आपको जनरली याद रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑफ इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वे। तो बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या चीजें होती हैं दोस्तों, तो आपको बताना है कि क्या सॉइल फॉर्मेशन होती है, इससे बिल्कुल दोस्तों होती है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बिल्कुल होती है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट बिल्कुल है। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स बिल्कुल होती है। ये सारी चीजें ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है दोस्तों डी होना चाहिए, ऑप्शन 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ये कह रहा है कि ऐसी क्या चीज है जिससे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज नहीं होती। प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम से तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। इंटरमीडिएट, देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस से बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी या नहीं, ये नहीं पता, अभी कुछ कह नहीं सकते। एज ऑफ इकोसिस्टम ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा हो उतनी बेटर है। यहाँ पे ये कह रहा है फ्यूअर ट्रॉपिक लेवल्स। देखिए फ्यूअर ट्रॉपिक लेवल्स का मतलब होता है दोस्तों कि आपकी बायोडाइवर्सिटी कम है। ठीक है, जितनी जितनी ट्रॉपिक लेवल्स कम होंगी उतना, इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये कैसे कह रहा हूं मैं। अगर अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म वन, फिर एक स्पीशी जो है वो दूसरे स्पीशी, एक स्पीशी जो है वो दूसरी स्पीशी पे डिपेंड होती है, दूसरी स्पीशी तीसरी स्पीशी पे, इस तरीके से चेन चलती है। अब ये चेन जितनी ज्यादा हो उतनी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी उतने ही ट्रॉपिक लेवल्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, उतने ही ट्रॉपिक लेवल्स भी ज्यादा होंगे। अगर ट्रॉपिक लेवल्स कम है
ट्रॉपिक लेवल जैसे मान लो ये स्पीशी 1 है और यहाँ पे स्पीशी 2 है और मान लो ये बस इतना ही है, ठीक है। फिर इसका मतलब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? बायोडाइवर्सिटी तो कम है, बायोडाइवर्सिटी कम है, इसका मतलब एक तरीके की स्पीशी यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है। फ्यूअर ट्रॉपिक लेवल्स का मतलब है बायोडाइवर्सिटी का कम होना, बायोडाइवर्सिटी का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमिना। देखिए ये जो हिमालयन रीजन है ना दोस्तों, हिमालयन हिमालयन रीजन, ठीक है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच है ये। एक चीज आपको मैं और भी बता दूं दोस्तों, जो भी हिल्स होते हैं या माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, इनकी बेस पे जो भी बेस वाला रीजन होता है वहां पे बायोडाइवर्सिटी हाई होगी। फिर जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पे जाएंगे वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, ठीक है ना, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे, क्योंकि हिमालयाज में बायोडाइवर्सिटी हाई होने का क्या क्या रीजन है, दैट इज कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स। यहाँ पे डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स आके मिलते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो हिमालयाज की क्या है, हाई है। दोस्तों ये वाली वीडियो जो है वो काफी लंबी होने वाली है, मेरे ख्याल से ये वीडियो कम से कम दो घंटे से ऊपर की जाएगी, 1.5 घंटा 2 घंटे से ऊपर की वीडियो है। तो आप इत्मीनान से पढ़िए, ऐसी वीडियोस आपको जेके एसएसबी से रिलेटेड कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चंस में आपको लास्ट पे क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम हॉल में। और देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको नॉलेज भी बढ़ेगी इन सब चीजों से लेके, ठीक है ना। जो आप अपनी जो प्रिपरेशन की होगी आपने, उसका भी आपको पता लगेगा कि आपको कितनी चीजें आती हैं कितनी नहीं आती। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेजेस कल्टीवेशन ऑफ सी बकथॉर्न, ठीक है, ये वैसे करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है ये, आपको ये क्वेश्चन इधर लिखा गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट, ठीक है, आप डायरेक्टली याद रख लीजिए सी बकथॉर्न का क्या होता है। अब इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इट इज रिच इन बायोडीजल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट हैज न्यूट्रिशन वैल्यू एंड इज वेल अडेप्टेड टू ग्रो इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, बिल्कुल सही, जैसे लद्दाख, लद्दाख में ऐसे ट्रीज का काफी उपयोग होता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। इट्स टिम्बर इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल यूज, नहीं, टिम्बर के लिए इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक तो आप सी बकथॉर्न से क्या क्या चीजें याद रखेंगे, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन, दूसरा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है और अपने आप को कोल्ड एरियाज में बढ़िया बढ़िया से अडॉप्ट करता है, इसलिए ये इसकी प्लांटेशन जो है मोस्टली कहाँ पे होती है, लद्दाख में होती है। तो ऑप्शन 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कह रहा है कि एसर्शन है कि बायोस्फीयर रिजर्व इज कंसिडर्ड एज अ क्लोज सिस्टम फॉर मैटर, और रीजन में ये कह रहा है कि एक्सटर्नल इनपुट ऑफ सब्सटेंस लाइक सिंथेटिक केमिकल्स एंड एक्सोटिक स्पीशीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब देखें यहाँ पे ये ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का क्या कंसेप्ट है दोस्तों। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, अब ये ओपन और क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस इज क्लोज सिस्टम, एक तो ये क्लोज्ड भी है और ओपन सिस्टम दोनों है, बायोस्फीयरिज्म ओपन भी है क्लोज्ड भी है। क्लोज्ड ये होता है मैटर के लिए, किसी भी सबस्टांस के लिए या किसी भी मैटर के लिए ये क्लोज सिस्टम माना जाता है बायोस्फीयरिज्म को, लेकिन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ये ओपन माना जाता है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए क्लोज मैटर से क्यों बोला, कि सबस्टांस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बोला मैंने, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, यहाँ पे तो आप कंजर्वेशन कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि इधर की चीज इधर कर ली, इधर की चीज इधर कर ली, तो फिर कंजर्वेशन किस चीज की हुई, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ना ये, ठीक है। लेकिन एनर्जी जो है, एनर्जी का फ्लो आप रोक नहीं सकते हो, सनलाइट बाहर से आ रही, क्या आप उसको रोक पा रहे हो, यहां से हीट रेडिएट होकर बाहर जा रही, क्या आप उसको आप रोक पा रहे हो, नहीं। इसका मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, दे आर क्लोज्ड फॉर मैटर बट ओपन फॉर एनर्जी, अब ये क्लोज फॉर मैटर क्यों है, ताकि बायोलॉजिकल कंजर्वेशन हो, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन हो सके, कोई बाहर की एलियन स्पीशीज यहाँ पे ना आ सके, उनकी रिस्ट्रिक्शंस के लिए होती है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए होती है। अब जरा वापस आके पढ़िए, बायोस्फीयर रिजर्व इज कंसिडर्ड क्लोज सिस्टम फॉर मैटर, बिल्कुल सही टर्म है ये। एक्सटर्नल इनपुट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सिंथेटिक केमिकल्स एंड एक्सोटिक स्पीशीज, एक्सोटिक मतलब एलियन स्पीशीज, इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल सही चीज है। इसका मतलब यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। बोथ assertion and reason and true and R is the correct explanation of A, ठीक है।
देखिए यहाँ पे आपने देखा एसेशन भी सही है, ये रीजन भी सही है, एंड ये जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि यहाँ बात मैटर की तो कर रहा है वो। कल को आप केमिकल्स लाके लगा दोगे वहां पे, ठीक है ना, खाद का इस्तेमाल करोगे, मैन्योर का इस्तेमाल करोगे, ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब बाहर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करोगे, इसीलिए तो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इसीलिए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which painkiller is given to cattle is responsible for the near extinction of vultures in India? तो देखे यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, इस डिक्लोफेनेक का इस्तेमाल होता है। अब देखे क्या होता है, हम कैटल्स में, कैटल्स जो भी कैटल्स होती हैं, इनको मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो इनको क्या दी जाती है, पेन किलर्स। क्या दी जाती है, पेन किलर्स। कौन सी पेन किलर्स दी जाती है, दवाई का नाम क्या है, ड्रग का नाम है डिक्लोफेनेक। क्या नाम है, डिक्लोफेनेक। अब ये जब कैटल्स की डेथ हो जाती है तो इनके ऊपर फीड कौन करता है, इनके ऊपर फीड करता है वल्चर्स। कौन फीड करती है, वल्चर्स। ठीक है, अब सिंस ये फूड चेन में एंटर हुआ, पोल्यूटेंट है ना, ये पोल्यूटेंट है, बायोअक्यूमुलेंट है ये। अब ये जब फूड चेन में एंटर होगा तो ये वल्चर्स में भी पहुंचेगा, जिसकी वजह से वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं वल्चर्स। ठीक है, दैट इज ड्यू टू यूज ऑफ दिस डिक्लोफिनेक। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाइज। अब ये कह रहा है कि मान लो कि जो बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन है किसी भी कारण से वो कम होगी, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कंसिक्वेंस या कंसिक्वेंसेस, क्या लाइकली कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या ऑप्शन है, दूसरा पहला है पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि देखो बटरफ्लाइज क्या करती हैं, दे हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स। ठीक है ना, तो अब जिन प्लांट्स में ये पॉलिनेशन का काम करती हैं, बटरफ्लाइज नहीं रहेंगी तो पॉलिनेशन इफेक्ट होगी, बिल्कुल इफेक्ट होगी। देयर कुड बी सम ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टीवेटेड प्लांट्स। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तीसरा है इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ वेस्ट स्पाइडर्स। बिल्कुल ये सही चीज है, क्योंकि जो बटरफ्लाइज है ना, बटरफ्लाइज वो इनकी फूड चेन का हिस्सा है, फूड चेन की हिस्सा है। ये जो स्पाइडर्स हैं, ये बर्ड्स हैं, ये बटरफ्लाइज को खाते तो हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन कम होगी तो इन पे भी तो असर पड़ेगा। समझ आई बात आपको, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ देयर फूड चेन। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 एंड 3, ऑप्शन 1 एंड 3 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 of the following criteria have been contributed to the recognition of Western Ghats. 3 of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma regions as hotspots of biodiversity. अब ये कह रहा है कि इसमें से 3 ऐसे कारण बताओ जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका और इंडो बर्मा रीजन को जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स घोषित किया गया है। तो एक तो यह है स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस तो होनी चाहिए, ठीक है ना। स्पीशीज रिचनेस का मतलब है कि उस रीजन में कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है ना। जितनी ज्यादा स्पीशीज होती होंगी वैसे हम कहेंगे कि उस रीजन को स्पीशीज रिचनेस जो है वो काफी ज्यादा है। दूसरी मैंने कंडीशन बताई थी कि वहां पे एंडेमिक स्पीशीज होनी चाहिए, तो ये वाला पॉइंट भी आएगा वहां पे। जब हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पढ़े तो उसकी मैंने कंडीशन बताई ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक कैरेक्टरिस्टिक बताई कि स्पीशीज एबंडेंस ऑफ स्पीशीज, एबंडेंस ऑफ स्पीशीज, तो ये रिच स्पीशीज आ गया। दूसरा मैंने बताया था कि स्पीशीज जो है वो एंडेमिक होनी चाहिए वहां पे, तो एंडेमिक स्पीशीज है वहां पे। इंडिजीनियस मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था वहां पे। और तीसरा मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी थ्रेट परसेप्शन की। किसकी बताई थी, थ्रेट परसेप्शन की, तो ये थ्रेट परसेप्शन आ गई। तो ये ऐसी ये 3 पॉइंट्स है जिसकी वजह से इन तीनों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो घोषित किया गया है। तो आंसर शुड बी 1, 3 एंड 5। क्या 1, 3 एंड 5 है ऑप्शन में, बिल्कुल 1, 3 एंड 5 ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है among the following indices for measuring biodiversity which one shows the mean species diversity in a habitat at a local scale, at a local scale। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखो बायोडाइवर्सिटी जो है ना, बायोडाइवर्सिटी, इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होती है स्पीशी रिचनेस, स्पीशी रिचनेस, और दूसरी होती है स्पीशी इवननेस, इवननेस। ठीक है, स्पीशी रिचनेस का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। स्पीशी इवननेस का मतलब है कि अगर ये रीजन है तो ऐसा तो नहीं है कि
ये यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। ये जो भी स्पीशीज, जितनी भी टोटल स्पीशीज है, वो किस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है अक्रॉस द रीजन हुआ है, वो हम किस में देखते हैं, स्पीशी इवननेस में। अब ये देखो, ये बायोडाइवर्सिटी को कि इसके लिए 3 इंडेक्स कह लो या 3 पैरामीटर्स हैं। एक होता है अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है, एक होता है अल्फा डाइवर्सिटी, एक होता है बीटा डाइवर्सिटी, और एक होता है गामा डाइवर्सिटी। तो इसमें बेसिकली ये दोनों चीजें मेजर करते हैं हम। इन तीनों में हम क्या मेजर करते हैं, यही स्पीशी रिचनेस और स्पीशी इवननेस को मेजर कर रहे होते हैं। तो अल्फा डाइवर्सिटी जो है, अल्फा डाइवर्सिटी, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये एक इकोसिस्टम है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं इस रीजन में, उसको हम किससे डिक्लेयर करते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। मतलब एक लोकल लेवल पे कितनी डाइवर्सिटी है किसी पर्टिकुलर एरिया की, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की, वो हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी से। अब बीटा डाइवर्सिटी में क्या होता है, मान लीजिए ये इकोसिस्टम 1 है, ये इकोसिस्टम 2 है, तो इनके बीच में जो वेरिएशन है, इनके बीच में जो वेरिएशन है, उसको हम किससे मार्क करते हैं, दैट इज बीटा डाइवर्सिटी। किससे, बीटा डाइवर्सिटी। अब मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा रीजन है, बहुत ही बड़ा रीजन है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसमें इकोसिस्टम 1 ये है, इकोसिस्टम 2 ये है, और ये इकोसिस्टम 3 है, ठीक है। जब हम इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात की डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे इसकी डाइवर्सिटी अल्फा है। जब इसकी पर्टिकुलर की बात करेंगे तो इसकी भी अल्फा, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। जब इसकी पर्टिकुलर की बात करेंगे तो इसकी डाइवर्सिटी होगी अल्फा 3। अब बीटा डाइवर्सिटी का मतलब है इसके बीच में कंपैरिजन करो, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 जो होगा वो बीटा के बराबर होगा। उसी तरीके से अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 जो होगा वो बीटा डाइवर्सिटी के बराबर होगा। अल्फा 1 अल्फा 3 ये इस तरीके से। लेकिन अगर मैं इस रीजन की ओवरऑल डाइवर्सिटी निकालूं तो उसको मैं किससे डिनोट करता हूं, गामा डाइवर्सिटी से। किससे डिनोट करता हूं, गामा डाइवर्सिटी से, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। टोटल डाइवर्सिटी निकलती है यहां से। तो लोकल लोकल स्केल पे यहां पे किसकी बात हो रही है, अल्फा डाइवर्सिटी की बात हो रही है यहां पे। द फिनोमिना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स। आपको बताना है कि इनमें किस में हाइबरनेशन होती है। अब हाइबरनेशन जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली हाइबरनेशन इसको बोलते हैं डीप स्लीप, डीप स्लीप। अब हाइबरनेशन बेसिकली कब करते हैं, विंटर्स में होती है हाइबरनेशन। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों करते ही हैं। जो हाइबरनेशन है, ये जो एक्टिविटी है, ये प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है। आप मुझे एनिमल्स की मैं एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। ये बैट्स में भी पाई जाती है, बियर्स में भी पाई जाती है, और रोडेंट्स तीनों में पाई जाती है। तो आंसर आएगा 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 बैट्स में भी पाया जाता है, बियर्स में भी और रोडेंट्स में भी, ठीक है। ये एग्जाम्पल था। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए एक ऐसे प्लांट का नाम विच का, मतलब जो जिसमें ये हाइबरनेशन की एक्टिविटी पाई जाती है। और दूसरा मुझे बताओ, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आता है, या दोनों में आता है, ठीक है। ये जो हाइबरनेशन का फिनोमेना है, ये किस में ऑब्जर्व किया जाता है, कोल्ड ब्लडेड स्पीशीज में, वार्म ब्लडेड स्पीशीज में, या दोनों स्पीशीज में। अब देखिए बेसिकली होता क्या है हाइबरनेशन के टाइम पे, होता क्या है चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल करता हूँ यहाँ पे, बात बियर्स की बात कर लेते हैं, बियर्स, ठीक है ना, भालू की बात कर लेते हैं। अब ये बियर क्या करता है कि इस टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे, ये डीप स्लीप में चले जाते हैं। डीप स्लीप में चले जाते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये गिरा देते हैं। अपनी बॉडी का टेम्परेचर जब ये गिरा देंगे तो इनका मेटाबॉलिक रेट भी गिरेगा। अब मेटाबॉलिक रेट गिरेगा तो इसका मतलब ये अपनी जो इन्होंने स्टोर की होती है एनर्जी, ये क्या करते हैं, जो समर्स होते हैं ना, समर सीजन, ठीक है, और ऑटम सीजन, ये उसमें क्या करते हैं, एक्सेसिव फूड खाते हैं। और उस एक्सेसिव फूड को बाद में इन द फॉर्म ऑफ फैट्स स्टोर कर लेते हैं। अब जब इन द स्टोर्स की फैट्स की फॉर्म में इसको स्टोर करेंगे तो विंटर्स में उसको क्या करेंगे, फिर कंज्यूम करेंगे। लेकिन ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इस जल्दी खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि काफी टाइम तक ये हाइबरनेट करते हैं। तो उस मेटाबॉलिक रेट को स्लो करने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्लो कर देते हैं, जिसका वजह से मेटाबॉलिक रेट कम होगा, इसका मतलब फैट कंजप्शन भी कम होगा, ठीक है। तो ये होती है हाइबरनेशन में। तो अभी आपको बताना है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये कोल्ड ब्लडेड में पाया जाता है, क्या ये वार्म ब्लडेड स्पीशीज में पाया जाता है। और तीसरा आपको एक एग्जांपल बताने के ऐसे प्लांट्स की जिसमें ये हाइबरनेशन फिनोमेना जो है वो पाया जाता है।
दोस्तों ये वाली वीडियो काफी लंबी रहने वाली है, आप थोड़ा इत्मीनान से पढ़िए, ये आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो प्लीज आप वीडियो को 0.9x पे देखिए, लेकिन जरूर देखिए, ऐसी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी जेकेएसएसबी से रिलेटेड। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो स्लो है तो आप 1.5x पे भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपने ये बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक पढ़ा होगा, तो अभी आपको सबसे पहले बायो, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार मैं आपसे बोलूंगा कि पहले एक बार रिवाइज कर लो बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को, फिर आके ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो कि देखो, मेरे अटेम्प्ट करने से पहले अटेम्प्ट करो कि क्या ये आपसे आंसर हो रहे या नहीं हो रहे, और सीरियसली अटेम्प्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं वेट कर रहा हूं कि ये वाला सर कौन सा वाला ऑप्शन लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to higher latitudes। आई थिंक मैं आपको ये बता चुका हूं कि जो भी हिली रीजन्स होते हैं, नीचे जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो ज्यादा होती है, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in lower latitudes as compared to higher latitudes। बिल्कुल सही चीज है ये माउंटेन्स की बात कर रहा है, एक एक जनरल बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया इज पार्टी टू रामसर कन्वेंशन एंड हैज डिक्लेयर्ड मेनी रामसर साइट्स। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ टू मेंटेन दीज साइट्स एज पर द कन्वेंशन। आपको पता होगा, इतना तो आपको पता होगा ना, ये जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन, इट इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स, इट इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स, ठीक है ना, वेटलैंड से रिलेटेड है। तो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए कौन सी कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन है, ठीक है। इससे रिलेटेड करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं, जब भी पेपर में जाओगे तो आपको लास्ट के जो मतलब 7 8 या 10, मतलब 4 5 मान लो, जो भी नए 4 5 ऐड हुए होंगे रामसर साइट्स, उन साइट्स का नाम याद रखो। ये सारे 90 95 याद नहीं रखने, वो आपसे याद भी नहीं होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब भी किसी वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें बेसिकली करते क्या है वो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको साइट्स को कंजर्व भी करना है और उसका साइमल्टेनियसली सस्टेनेबल यूज भी करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इट हैज टू कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलो देयर साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज। दोस्तों ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है, कि जब भी हम किसी वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर करेंगे, एक तो उसको कंजर्व करना है थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच, और उसका साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस उसको वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, इन एन इकोसिस्टम वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं वेटलैंड्स को यहाँ पे कि इनका यूजेज क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेटलैंड्स की थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। वेटलैंड्स, अब देखिए दोस्तों, वेटलैंड्स होती क्या है, एक या तो वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं जो परमानेंटली कवर्ड हैं वाटर से, परमानेंटली कवर्ड बाय वाटर, ठीक है, परमानेंटली कवर्ड बाय वाटर, या फिर टेम्परेरली कवर्ड बाय वाटर फॉर फ्यू मंथ्स, टेम्परेरली फॉर फ्यू मंथ। या तो पानी से बिल्कुल ढके रहते हैं, या फिर टेम्परेरली जो है वो लॉक्ड होती हैं कुछ महीनों के लिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो इन वेटलैंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, वो पॉइंट्स कुछ देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये वेटलैंड्स जो होते हैं, ये होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वेटलैंड्स और कोरल रीफ्स की बात की थी। तो ये है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है दोस्तों, एक चीज तो ये है। दूसरा, ये इनका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, दे एक्ट एज नेचुरल वाटर प्यूरिफायर, दे एक्ट एज नेचुरल वाटर प्यूरिफायर, नेचुरल वाटर प्यूरिफायर का काम करते हैं दोस्तों ये। अब ये दोस्तों बेसिकली कैसे करते हैं, ये फिल्टर करते हैं पोल्यूटेंट्स को, फिल्टर क्या करते हैं, पोल्यूटेंट्स को जैसे हैवी मेटल्स को, ठीक है ना, और कुछ सेडिमेंट्स को, और कुछ सेडिमेंट्स को भी ये क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। दे एब्जॉर्ब मेटल्स, दे एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट्स, दे एब्जॉर्ब सेडिमेंट्स, और उसके बाद ये क्या करते हैं, एक नेचुरली वाटर प्यूरिफायर का काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फ्लड कंट्रोल में काफी हेल्प करते हैं, फ्लड कंट्रोल में, फ्लड कंट्रोल। अब दोस्तों कैसे करते हैं फ्लड कंट्रोल में हेल्प, बेसिकली दे एक्ट एज स्पॉन्ज, दे एक्ट एज स्पॉन्ज।
स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का क्या काम होता है, ये पानी सोखते हैं। देखो जब फ्लड आएगा, जब फ्लड आएगा तो ये पानी सोखेंगे, ये क्या करेंगे, पानी सोखेंगे, ये वेटलैंड्स, ठीक है, ये वेटलैंड क्या करेंगे, पानी सोखेंगे। अब ये जब फ्लड खत्म हो जाएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे पानी को, ठीक है ना। कोई आ गया था दोस्तों, चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं हम। तो मैंने क्या कहा कि ये जो वेटलैंड्स हैं वो किसका काम करती हैं, फ्लड कंट्रोल का काम करते हैं। होता क्या है दोस्तों, ये स्पॉन्ज का काम करती हैं। जब फ्लड आएगा, फ्लड ये पानी सोख लेंगे। अब जब ये फ्लड खत्म होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता बाद में क्या करेंगे, वाटर को रिलीज करेंगे, ठीक है। इस ये चीज आपको देखनी। दूसरा ये चीज क्या करते हैं, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। ग्राउंड वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर, उसमें ग्राउंड वाटर में क्या करते हैं, रिचार्ज का काम करते हैं। दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे एक्ट एज कार्बन सिंक, दे एक्ट एज कार्बन सिंक्स, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सोर्स ऑफ लिवलीहुड का भी काम करते हैं। सोर्स ऑफ लिवलीहुड, सोर्स ऑफ लिवलीहुड का काम कैसे करते हैं, एक तो यहाँ पे फिशिंग वगैरह करते हैं, फिशिंग वगैरह। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेटलैंड का कि ये एग्रीकल्चर के लिए भी यूजफुल है, खासकर राइस के लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए। तो इसका भी खास पॉइंट है, याद रखना आप कि राइस कल्टीवेशन के लिए भी इनका काफी उपयोग होता है वेटलैंड्स का। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ आई होगी यहाँ पे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर आप देखोगे, जैसे वेटलैंड से रिलेटेड आपको मैंने क्या कहा कि वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए इनको क्या डिक्लेयर कर देते हैं हम, रामसर साइट्स। क्या डिक्लेयर कर देते हैं, रामसर साइट्स। अब ऐसी रामसर साइट्स जिनका इकोलॉजिकल करेक्टर, जिनका इकोलॉजिकल करेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है, हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, इकोलॉजिकल करेक्टर चेंज हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, ऐसी रामसर साइट्स को बाद में हम किस में डाल देते हैं, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं, ठीक है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं और इनका फिर खास ख्याल रखा जाता है। बेसिकली ये रामसर साइट्स ही होती हैं, ठीक है, जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो काफी तेजी से चेंज हो रहा होता है। ऐसी रामसर साइट्स को हम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल देते हैं, फिर उनका खास ध्यान रखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, एन इकोसिस्टम वेटलैंड्स आर यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या ये न्यूट्रिएंट रिकवरी का काम करते हैं, रिसाइकलिंग का काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू प्लांट, नहीं नहीं। अब देखिए इन इकोसिस्टम वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी का काम ये नहीं करते दोस्तों, न्यूट्रिएंट रिकवरी का तो कोई काम मतलब ही नहीं है इसका। रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू प्लांट एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल। मेटल्स को वाटर फिल्टरिंग का काम करते हैं ना, वाटर फिल्ट्रेशन का, वाटर फिल्ट्रेशन का, वाटर फिल्ट्रेशन में ये क्या करते हैं, सेडिमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कुछ हैवी मेटल्स है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये भी आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट, रिड्यूसिंग सीवर सिल्टेशन बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स, बिल्कुल ये भी काम है, ये भी काम है। तीनों तीनों आएंगे, ऑल द अबो आएगा दोस्तों, ऑल द अबो, सॉरी यहाँ पे आंसर इज ऑल द अबो, ठीक है, ऑल द अबो। चारों पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। एक्चुअली ये न्यूट्रिएंट रिकवरी वाला पॉइंट मैंने वहां कवर नहीं किया, ये भी देख लेना यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड साइक्लिंग का काम भी करते हैं। वाट ये रिवर सिल्टेशन का, रिवर सिल्टेशन मतलब सेडिमेंटेशन का भी काम करते हैं ना, रोकते हैं वो पानी को, ठीक है। जो भी सेडिमेंट्स फ्लड के थ्रू आएंगे, अब जब वो किसी वेटलैंड से गुजरेंगे तो जो भी सेडिमेंट्स होंगे वो रोक लेंगे उनको, वो रिवर में जाने से रोकता है, ठीक है, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ इज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, ठीक है, एंड व्हाट डज इट इंप्लाई, ठीक है। अब ये जो भी वेटलैंड्स होती हैं, जो भी वेटलैंड्स होती हैं, इनको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के अंदर जो है वो क्यों डाला जाता है, ऐसा क्या क्या चीज होती है, इसका क्या मतलब होता है। तो अभी मैंने कहा था कि उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर, जब किसी वेटलैंड का या रामसर साइट का इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज होता है तो उनको डाला जाता है क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के अंदर। बेसिकली जो ज्यादा पोल्यूटेड रामसर साइट्स हो जाती हैं उनको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के अंदर डाला जाता है ताकि उनके ऊपर ज्यादा ट्रैक रखा जाए, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव अकर्ड और अकरिंग और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स। देखिए यहाँ पे जो बायोमास है ना, बायोमास ये सबसे मिनिमम होता है कहाँ पे, डीप सी में। सबसे मिनिमम कहाँ पे होता है, डीप सी में। और सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है, यहाँ पे होगा डेसिडियस फॉरेस्ट में सबसे मैक्स, और सबसे मिनिमम कहाँ पे होगा ये,
डीप सी में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आपको नीचे बायोमास तो पता है ना, इट इज बायोमास क्या चीज है, ठीक है, रेजिड्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड। देखो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया है कि लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड है कौन सा, ये है दोस्तों सांबर लेक। क्या है, सांबर लेक। लेकिन इन्होंने ये डायरेक्टली नहीं पूछा है, इन्होंने इसकी स्टेट पूछी है। इन्होंने क्या पूछी है, स्टेट। तो सांबर लेक कहां पर है, आई थिंक राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में। तो आंसर क्या आएगा, राजस्थान। तो ऐसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज अकर्स इन ऑप्शन। अब ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल की कहां पे होती है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी का मतलब हाई बायोडाइवर्सिटी, हाई बायोडाइवर्सिटी। तो हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया क्या बोला था मैंने आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, एक ही चीज है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है हो या ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट हो, एक ही चीज है। इसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को ऑप्शंस अब डिफरेंट दिए गए हैं और क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम प्लांट बायोमास, ठीक है। इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो, बायोमास यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होता है, तो ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही आएगा। ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा बायोमास भी यहीं पे होगा क्योंकि डाइवर्सिटी भी यहीं पे सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी चेंजेस अकर्स। अब ये कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी किस प्रकार से चेंज होती है, इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर, डिक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये मान लीजिए अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका 0 डिग्री है। तो मैंने कहा था कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में, 10 डिग्री साउथ के बीच में यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। ये है बायोडाइवर्सिटी रिच, बायोडाइवर्सिटी रिच, मतलब सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इस एरिया में पाई जाती है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। मतलब अगर ये पोल है, ये पोल है, और अगर मैं पोल से अंदर की ओर जाऊं टुवर्ड्स द इक्वेटर, तो आपको नहीं लगता बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो ये तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के, ठीक है ना। पोल से जब हम अंदर की ओर जाएंगे टुवर्ड्स द इक्वेटर, ऑब्वियसली बात है बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि इक्वेटर पे ही तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। इसका मतलब इट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर, इट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब ये कह रहा है कि द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी, इन ऑप्शन में से सबसे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहां पर है। अब देखिए जरा, कश्मीर वैली, यहाँ पे तो बायोडाइवर्सिटी मतलब हॉटस्पॉट टाइप नहीं है, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर है, उत्तराखंड में। सुरमा वैली कहां पर है, सुरमा वैली, सुरमा वैली इज आल्सो नोन एज बैरक वैली, आल्सो नोन एज बैरक वैली। बैरक वैली कहां पर है, आसाम में। कहां पर है, आसाम और बांग्लादेश के आसपास पाई जाती है। आंसर इसका आएगा दोस्तों साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है, साइलेंट वैली कहां पे पाई जाती है, केरला में। और ये जो साइलेंट वैली है ना, इट इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में तो ये तो वैसे ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां पे पाई जाती है, साइलेंट वैली में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने आना चाहिए दोस्तों आपको। जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, तब आपको पता लगता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। साइलेंट वैली किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। वेस्टर्न घाट्स में बायोडाइवर्सिटी तो है ही, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब ये कह रहा है विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन क्रायोबैंक फॉर X2 कंजर्वेशन मेथड। X2 कंजर्वेशन मेथड में क्या होता है, बेसिकली आप उसको अपने हैबिटेट से लेके दूसरी जगह कंजर्व करते हो, ठीक है ना। अब जब दूसरी जगह, जैसे सीड बैंक है, जैसे सीड बैंक है या जीन बैंक है, जीन बैंक है, तो ऐसे में ये जीन्स को या सीड्स को कंजर्व करोगे किसी लिक्विड में, तो किस में कंजर्व करते हो, लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये डायरेक्टली एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच इकोसिस्टम इज स्पीशीज डाइवर्सिटी रिलेटिवली हायर। स्पीशीज डाइवर्सिटी किस में सबसे ज्यादा, क्या डीप सी में, डीप सी में तो सबसे ज्यादा कम पाई जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पे होगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स या डेजर्ट। मैंने आपको एक बताया था आपको कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, उसके बाद कहां पे होगी, वेटलैंड्स में, ठीक है, वेटलैंड्स में। उसके बाद कहां पे होगी, कोरल रीफ्स में। उसके बाद कहां होगी, कोरल रीफ्स में,
ठीक है ना। इस तरीके से ये आप याद रखेंगे, ये ऑर्डर आप ये याद रखेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये कह रहा है कि दीज रीजन्स हैव एक्सेप्शनल कंसंट्रेशन ऑफ यूनिक स्पीशीज। बिल्कुल यूनिक स्पीशीज तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की। 15,000 स्पीशीज की बात करें या फिर 0.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल। द कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मन मायर्स। बिल्कुल सही चीज है, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बेसिक डेफिनेशन है, तो बता चुका हूं मैं आपको। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा बॉर्डर जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? बिल्कुल है। क्या वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? बिल्कुल है। हिमालय एज ए ओवरऑल तो नहीं है, लेकिन ईस्टर्न हिमालय तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना, ठीक है ना। अमरकंटक हिल जो है वो यहाँ पे आंसर आएगा। अमरकंटक हिल इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अमरकंटक हिल जो है दोस्तों, एक अमरकंटक हिल जो है दैट इज पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, दैट इज पार्ट ऑफ मेकाल हिल्स, ठीक है। मेकाल हिल्स एंड मेकाल हिल इज ए पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, सतपुरा रेंज, ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है कि बताओ इन अमरकंटक हिल से ना 2-3 रिवर्स निकलती हैं, मेरे ख्याल से 3 रिवर्स निकलती हैं यहाँ पे। उन 3 रिवर्स का दोस्तों नाम बताओ कि इन अमरकंटक हिल से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। देखो डायरेक्टली हिमालय इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बट ईस्टर्न हिमालय है, इंडो बर्मा बॉर्डर तो है ही, वेस्टर्न घाट्स तो है ही, ठीक है ना। अमरकंटक हिल इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बस इन स्टेटमेंट में देखो, ये नॉट जब पूछते हैं ना इन स्टेटमेंट में थोड़ा ध्यान से देखा करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, कि इनमें से किस रीजन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होता? लैक ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, बिल्कुल, अगर पॉलिनेशन कम हो जाएगी तो इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन ये कह रहा है नॉट, ठीक है। हंटिंग एंड पाउंटिंग से ऑब्वियसली बात है बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। इससे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज से कोई बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होने वाला है, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन आर डिफाइंड एज। इन सिटू का क्या मतलब है कि आप विद इन ए हैबिटेट, विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही उनको कंजर्व करते हो। एक्स सिटू में क्या होता है कि आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट उनको आप कंजर्व करते हो। इन सिटू कंजर्विंग स्पीशीज इन नेचुरल हैबिटेट्स, बिल्कुल सही। एक्स सिटू कंजर्विंग स्पीशीज आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट्स, बिल्कुल सही। बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर। एंडेमिज्म, एंडेमिज्म का मतलब होता है इंडिजीनियस टू दैट एरिया, जो किसी पर्टिकुलर इंडिजीनियस टू दैट एरिया, ठीक है ना, मतलब जो जिस उसी पर्टिकुलर एरिया की जो स्पीशी होगी ना उसको हम कहेंगे ये एंडेमिक स्पीशीज है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई स्पीशीज सिर्फ हिमालयन रीजन में पाई जाती है तो हम कहेंगे कि ये स्पीशीज दैट स्पीशीज एंडेमिक टू हिमालयाज, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई स्पीशीज वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है तो हम कहेंगे कि ये वाली स्पीशीज जो है दैट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। समझ आई बात आपको? इसका मतलब दैट इज endemism refers to species that is unique to a geographical location, that is unique to geographic location। अब ये कह रहा है कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अप्रोक्सीमेटली, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि टोटल ग्लोबल स्पीशीज जो है वो है 8.5 मिलियन या 8.7 मिलियन के आसपास। अब अप्रोक्सीमेट इसने पूछा है तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 7 मिलियन। 7 मिलियन का 8 मिलियन के आसपास कौन सा आंसर है? 7 मिलियन ही तो है। तो टोटल ग्लोबल स्पीशीज जो है ना, टोटल ओवरऑल दैट इज अराउंड 7 मिलियन, दैट इज अराउंड 7 मिलियन, ठीक है। देखो ये नंबर एग्जैक्ट नहीं होता, ये नंबर चेंज, काफी सारी स्पीशीज को हम पता ही नहीं होता हमको कि इन स्पीशीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपैक्ट है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी पे, वो चीजों की भी वहां पे बात कर रहा है। मोर बायोडाइवर्सिटी ऑफन लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हैज नो इंपैक्ट, ऐसी चीज थोड़ी है, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा अच्छी चीज है ना। लेस बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी, ऐसा कुछ नहीं है। मोर बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा स्पीशीज पाई जाएंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उस सिस्टम में, ठीक है ना, तभी तो ज्यादा स्पीशीज पाई जाएंगी। जब कोई कोई एरिया जो है वो बायोडाइवर्सिटी मतलब वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है किसी सिस्टम में, तो वहां पे तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीशीज कम होती जाएंगी। व्हेन ए सिस्टम इज मोर स्टेबल मोर स्पीशीज विल डेवलप, ठीक है ना। इसका मतलब हाई इन बायोडाइवर्सिटी होगा वो वाला एरिया। विच एग्जाम्पल इज एन इकोसिस्टम सर्विस,
विच एग्जाम्पल इज एन इकोसिस्टम सर्विस। तो आपको बताना है यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विस कौन सी है, यहाँ पे एयर प्यूरिफिकेशन। एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता रहा हूँ यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के। सम बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के, बायोडाइवर्सिटी के आप देखो, कुछ बेनिफिट्स आपको डायरेक्ट मिलेंगे दोस्तों, डायरेक्ट मिलेंगे, और कुछ बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, इनडायरेक्ट। क्या मिलेंगे, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के, जैसे फूड हो गया, जैसे क्या हो गया आपका, फूड हो गया, ये आपको डायरेक्ट ही मिलेगा। जितनी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी फूड आपको डायरेक्टली मिलेगा। उसी तरीके से आपको फ्यूल भी डायरेक्टली मिलेगा, फ्यूल, फ्यूल भी डायरेक्टली मिलेगा। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। फ्यूल भी आपको डायरेक्टली मिलेगा, और मेडिसिनल वैल्यू भी आपको डायरेक्टली मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी से मेडिसिन, फूड और फ्यूल आपको, दे आर कंसिडर्ड एज, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी होंगे कुछ बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के हमको, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है आपको, जैसे अब देखो, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को अगर मैं दो चीजों में डिवाइड करूं, ठीक है, एक आ गया आपका इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज। दूसरा आ गया आपका क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन। एक तो जनरल सी बात है, इनडायरेक्ट में आपका क्लाइमेट को रेगुलेट करेगा, जितनी बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी उतना क्लाइमेट रेगुलेशन बेटर होगी, ठीक है ना। अब इकोसिस्टम सर्विसेज में क्या क्या चीजें मिलती हैं वो आपको देखनी है यहाँ पे। इकोसिस्टम सर्विसेज में जैसे ऑक्सीजन प्यूरिफिकेशन का काम करती हैं, प्यूरिफिकेशन का काम, ऑक्सीजन, इनफैक्ट ऑक्सीजन प्यूरिफिकेशन और प्रोडक्शन दोनों का काम, ठीक है ना। जितनी ज्यादा प्लांट्स की स्पीशीज होंगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, उतनी ज्यादा वो ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करेंगे। जैसे पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे बटरफ्लाईज वगैरह कर रही हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, nutrient cycling is also one of the services of ecosystem. Water purification, water purification is also one of the services of ecosystem. तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्या बताया मैंने आपको कि बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को मैंने यहाँ पे दो चीजों में डिवाइड किया है। एक आपको डायरेक्ट बेनिफिट्स की कैटेगरी में रखा है, दूसरा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। डायरेक्ट बेनिफिट जैसे फूड, जैसे फ्यूल, जैसे मेडिसिन, ठीक है ना। फूड किस फॉर्म में, जैसे प्लांट्स भी खाते हैं हम लोग कुछ, जैसे राइस हो गया, ये हो गया, प्लांट्स हो गया, या फिर एनिमल्स हो गया। उसी तरीके से फ्यूल हम डायरेक्टली, जैसे जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी प्लांट्स में, तो हम डायरेक्टली उनका फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिनल वैल्यूज प्लांट की हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ इनडायरेक्टली भी, जैसे मान लिया हमने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करा, तो हमको कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन इससे बेटर हो जाती है, और कुछ इकोसिस्टम सर्विसेज हमको मिलती है यहाँ से, जैसे ऑक्सीजन प्रोडक्शन, पॉलिनेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन, ऐसी कुछ सर्विसेज मिलती हैं आपको। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, विच एग्जांपल इज इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है, इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, एयर प्यूरिफिकेशन, एयर प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी आज ये तो। Which group is most vulnerable to habitat destruction? Which group is most vulnerable to habitat destruction? That is specialist species. Specialist species. अब दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बताता हूँ आपको। ब्रॉड निश, और एक होता है ब्रॉड निश, एक होता है नैरो निश। उसका कंसेप्ट हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, एक ब्रॉड निश की बात करेंगे, ब्रॉड निश, और एक बात करेंगे नैरो निश की, नैरो निश की, ठीक है। तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कुछ पैरामीटर्स पे। अब ब्रॉड निश का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ऐसी स्पीशीज दैट कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, जो वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकती हैं, वो स्पीशीज किसके अंदर आएंगी, ब्रॉड स्पीशीज की। अब कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव कर पाती हैं, ऐसी स्पीशीज किस कैटेगरी में आती हैं, नैरो स्पीशीज की कैटेगरी में आती हैं। अगर मैं इसका मतलब, अगर इसका मतलब मैं टॉलरेंस की अगर मैं बात करूं, टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस हाई किसकी होगी, ब्रॉड स्पीशीज की। तभी तो वाइड रेंज ऑफ, क्योंकि आपके पास कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट होंगी। एक ब्रॉड निश में जो कंडीशंस होंगी, चाहे वो टेम्परेचर की बात है, फूड की बात है, हैबिटेट की बात है, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट होंगी। इसका मतलब ब्रॉड निश में जो टॉलरेंस है वो ज्यादा होगा, इनका क्या होगा, नैरो होगा। इनका क्या होगा, नैरो निश में तो नैरो ही होगा ना, ठीक है। अब इनकी जो डाइट होती है दोस्तों ब्रॉड निश के अंदर, दैट इज जनरलिस्ट। क्या वर्ड इस्तेमाल किया, जनरलिस्ट, ठीक है। और यहां पे क्या होती है, नैरो निश में जो इनकी डाइट होती है, दैट इज स्पेशलिस्ट, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं,
ठीक है। अब ये जो जनरलिस्ट डाइट है इसका मतलब दे ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है। और ये स्पेशलिस्ट जो है, स्पेशलिस्ट इसका मतलब है दे ईट स्पेशल काइंड ऑफ फूड, दे डिपेंड ऑन स्पेशल काइंड ऑफ फूड। अब कुछ एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल जैसे रैकून हो गया आपका, क्या हो गया, रैकून हो गया आपका, जैसे क्रो हो गया, जैसे कॉकरोच हो गया, कॉकरोच, ठीक है। ये दे आर जर्नलिस्ट इन नेचर। स्पेशलिस्ट की एग्जांपल क्या है, एग्जांपल जैसे आपका पांडा हो गया, पांडा ये किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाएगा। जैसे कोरल्स होते हैं, कोरल्स ये भी किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना, दे आर स्पेशलिस्ट इन नेचर, ठीक है। और जैसे कोयाला हो गया, तो ये दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्पेशलिस्ट स्पीशीज, ठीक है। अब इनका इकोलॉजिकल रोल क्या है, इकोलॉजिकल रोल जरा हम देखते हैं, इकोलॉजिकल रोल। ये जो ब्रॉड निश वाले होते हैं दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन सर्वाइव, एंड दे कैन सर्वाइव सम डिस्टर्बेंसेस। मान लीजिए कुछ दिक्कत आ गई इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गई, तो ये ऐसे में ऐसी स्पीशीज जो होती है वो सर्वाइव कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नैरो निश वाली स्पीशीज होती है इनको स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, थोड़ा सा भी कंडीशन इधर उधर होगी तो ये एक्सटेंट हो जाते हैं। जैसे कोरल्स है, आप कोरल्स के लिए क्या है कि टेम्परेचर जो है उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन आएगी तो कोरल ब्लीचिंग होगी और अल्टीमेटली दे विल डाई आउट, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या कहा, मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूं कि यहाँ पे कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ब्रॉड निश वर्सेस नैरो निश का। अब ब्रॉड निश में क्या होता है, स्पीशीज दैट कैन सर्वाइव इन अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट एंड यूज वाइड रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन नैरो निश में क्या होता है, देयर इज लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इज लिमिटेड सोर्सेज, ठीक है। जहां तक टॉलरेंस की अगर मैं बात करूं, अगर कोई ऐसी स्पीशीज जो ब्रॉड निश में रह रही होगी उसकी टॉलरेंस रेंज भी तो वाइड होगी। अब ऐसी स्पीशीज जो किसी नैरो निश में रह रही होगी उसकी उसकी वो जो टॉलरेंस रेंज होगी वो भी तो नैरो होगी। अब इनकी जो डाइट होती है ब्रॉड निश वालों की, दे आर जर्नलिस्ट इन नेचर। कहने का मतलब दे कैन ईट एनी काइंड ऑफ फूड, ठीक है ना, एनी नहीं मतलब मेनी काइंड ऑफ फूड, ठीक है। और स्पेशलिस्ट वालों का जो है दे डिपेंड ऑन स्पेसिफिक फूड। अब एग्जांपल जैसे जनरलिस्ट के एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोली आपको, रेकून, क्रो, कॉकरोच। और उसी तरीके से स्पेशलिस्ट की जो एग्जांपल मैंने आपको बोली, आपको बोला पांडा और कोरल्स वगैरह, ठीक है ना। इकोलॉजिकल रोल की जहां तक मैंने बात की यहाँ पे कि मोस्टली ये जो ब्रॉड निश वाली स्पीशीज होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होती है और ये स्मॉल डिस्टर्बेंसेस को सर्वाइव कर लेती हैं। लेकिन जो ये नैरो निश वाली चीजें होती, नैरो निश वाली स्पीशीज होती हैं, ये सिर्फ स्टेबल कंडीशंस में ही सर्वाइव कर पाती हैं। देखिए वापस आए क्वेश्चन पे, क्या था, विच ग्रुप इज मोस्ट वल्नरेबल टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मोस्टली ज्यादा वल्नरेबल कौन सी होती है, स्पेशलिस्ट स्पीशीज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंजर्वेशन एफर्ट्स फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी थ्रू, कंजर्वेशन एफर्ट्स फोकस ऑन, ये जो कंजर्वेशन कर रहे हैं जैसे बायोस्फीयर रिसोर्स में ही प्रोटेक्शन कर रहे हैं या बायोडाइवर्सिटी की जब हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो किन एफर्ट्स पे ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। बेसिकली मेन सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट है हैबिटेट उनका, हैबिटेट उनका, तो उस हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो आंसर आएगा हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन, हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि एन इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये मैं आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट में क्या आएगा। तो आप देखिए सर, ये फूड प्रोडक्शन डायरेक्ट बेनिफिट है, ये मेडिसिनल रिसोर्सेज डायरेक्ट प्रोडक्शन है, ये टिम्बर ये डायरेक्ट प्रोडक्शन है। तो क्लाइमेट रेगुलेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन जो है ये इनडायरेक्ट कैटेगरी के अंदर आता है क्वेश्चन। दोस्तों ये सब चीजें आपको तभी क्लियर होंगी जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। क्या बायोडाइवर्सिटी की सोशल वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। एथिकल वैल्यू होती है दोस्तों, बिल्कुल होती है। इकोनॉमिक वैल्यू होती है दोस्तों, बिल्कुल होती है। पॉलिटिकल वैल्यू जो होती है बायोडाइवर्सिटी की कोई नहीं होती, ठीक है, समझे आप मेरी बात, ठीक है। देयर इज नो पॉलिटिकल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, इज नॉट ए थ्रेट, इसमें से कौन सी थ्रेट नहीं है। हैबिटेट लॉस बिल्कुल थ्रेट है, पोल्यूशन बिल्कुल थ्रेट है, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल थ्रेट है, पोल्यूशन थ्रेट है, हैबिटेट लॉस थ्रेट है। लेकिन कंजर्वेशन एफर्ट्स तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए होते हैं ना, थ्रेट थोड़ी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कंसेप्ट प्रपोज्ड बाय नॉर्मन मेयर्स। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
इट मस्ट हैव एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल वेजिटेशन डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि 70% ऑफ द नेचुरल हैबिटेट शुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड या शुड हैव बीन एक्सटिंक्ट। ठीक है ना, यही तो बोला था। 50% या 100% ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, 70% की बात हुई थी, यही डेफिनेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ बेसिक्स हैं ये आपको देखिए, ये दोस्तों इनकी मैंने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, इसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा मैं। ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है या पोल्यूशन से रिलेटेड है या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, इनकी एक अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप इतना डिस्कस नहीं करेंगे हम यहाँ पे। अब बस सिंपल सिंपल सी बात करते हैं, जैसे ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है दैट इज रिलेटेड टू बायोडीजल। ठीक है, बायोसेफ्टी से रिलेटेड है या बायोसेफ्टी से। एंड नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। कमिंग जो है ये कमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जैसे दिस इज रिलेटेड टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स 30/30। ठीक है, तो इसको अब इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी एक अलग से वीडियो बनेगी, क्योंकि ये फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, 3-4 घंटे की। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 का 2, बी का 1, सी का 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स, क्या ऐसा है? नहीं है दोस्तों। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है ना यहाँ पे, ये ट्रॉपिकल रीजन में तो पाए जाते हैं, किसी किसी जगह ये टेम्परेट रीजन में भी पाए जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया वगैरह। ठीक है ना, तो क्या बोला मैंने, बायोडाइवर्सिटी मोस्टली तो ये ट्रॉपिकल रीजन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, लेकिन किसी किसी जगह ये टेम्परेट रीजन में भी पाए जाते हैं। इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ईस्टर्न हिमालयाज बिल्कुल, वेस्टर्न हिमालयाज नहीं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे क्या पहला वाला स्टेटमेंट सही है? नहीं, स्टेटमेंट गलत है। क्या दूसरी स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें इसने किसका इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, इसने इसमें वेस्टर्न हिमालय जोड़ दिया। वेस्टर्न हिमालय तो है ही नहीं। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से हैं? एक आपके वेस्टर्न घाट्स आ गए, एक आपके ईस्टर्न हिमालयाज आ गए, ठीक है, दूसरा आ गया इंडो म्यांमार बॉर्डर आ गया आपका, और दूसरा आ गया वो सुंडा लैंड। ठीक है, जिसमें खाली निकोबार आता है, अंडमान निकोबार, अंडमान नहीं आता। तो नीदर वन नीदर वन और नॉट टू आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिकॉर्डेड एज हॉटस्पॉट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आंसर आएगा। क्या गैंगेटिक प्लेन आएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? नहीं। सेंट्रल इंडिया? नहीं। अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पे बिल्कुल आंसर आएगा। देखिए, आप कहोगे अंडमान तो है नहीं, लेकिन एज ए होल यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमें इसको चूज करना पड़ेगा, अंडमान निकोबार को चूज करना पड़ेगा। टू बी स्पेसिफिक जब आप बात करेंगे तो खाली निकोबार इज इंक्लूडेड इन द सुंदरलैंड। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शन किस प्रकार से दिए हैं। समझ आइए आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द टॉलेस्ट नॉन लिविंग ट्री इज, दैट इज ये सिकोशिया। सिकोशिया इज द टॉलेस्ट नॉन लिविंग ट्री। आप कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं यहाँ पे। देखिए आप, ये जो सिकोशिया है ना, सिकोशिया क्या हो गया इसको, सिकोया कह लो, सिकोया कुछ भी कह लो। ठीक है, या नीचे लिख लेता हूं मैं, सिकोया। सिकोया जो है ना, दैट इज वर्ल्ड टालेस्ट ट्री। ये है वर्ल्ड टालेस्ट ट्री, ये तो यहीं से पता लग रहा है आपको। ठीक है, फर्स्ट टॉलेस्ट ट्री, पहले नंबर पे रैंकिंग में, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे दोस्तों ये इक्विलिप्टस आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दिस इक्विलिप्टस, UCLY, इक्विलिप्टस, दैट इज सेकंड टॉलेस्ट ट्री। ये सेकंड टॉलेस्ट ट्री आएगा, सेकंड टॉलेस्ट ट्री। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड सेकंड टॉलेस्ट ट्री। इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल टेररिस्ट। इसको क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल टेररिस्ट। क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल टेररिस्ट। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसको इकोलॉजिकल टेररिस्ट क्यों कहा जाता है। एक और पॉइंट यहाँ पे याद करने, एक और चीज आपको यहाँ पे देखने वाली है, पॉइंट एक और रिमेंबर नोट करके लिख सकते हो आप यहाँ पे। इकोर्निया जो है ना, इकोर्निया, इसको कहा जाता है वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ, ये देखो मेरा काम है आपको बताना, थोड़ा बहुत रिसर्च करना आपका काम है। ठीक है, उसी तरीके से एक और होता है पार्थीनियम। पार्थीनियम, पार्थीनियम को कहा जाता है कांग्रेस ग्रास।
क्या कहा जाता है, कांग्रेस ग्रास, ठीक है, या फिर कैरेट ग्रास, ठीक है, कैरेट ग्रास। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद करके रखने हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको नोट करके रखने हैं अपने नोटबुक्स में। चलिए नेक्स्ट, A species is considered to be extinct if it has not been seen in the natural habitat for 50 years. अगर कोई भी स्पीशीज जो है वो उसके नेचुरल हैबिटेट में पिछले 50 साल से नहीं पाई गई है, तो ऐसी स्पीशीज को हम एक्सटिंक्ट घोषित कर देते हैं। ऐसी स्पीशीज को क्या घोषित कर देते हैं, एक्सटिंक्ट घोषित कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following is not responsible for the extinction of species? आप देखें यहां पे ये कह रहा है कि ब्रॉड निश इज रिस्पॉन्सिबल, क्या ब्रॉड निश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज? ऐसी कोई बात नहीं है। लार्ज बॉडी साइज बिल्कुल हो सकता है, नैरो निश, बिल्कुल नैरो निश की वजह से भी तो एक्सटेंशन हो सकती है ना स्पीशीज की, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट इन नेचर हो सकते हैं, तो इससे भी एक्सटेंशन हो सकती है, इससे भी एक्सटेंशन होती है, इससे भी एक्सटेंशन। लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जितनी जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम होगी उतनी जल्दी उनको एक्सटेंट होने के चांसेस होते हैं। तो ब्रॉड निश आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉट रेस्पॉन्सिबल पूछा था, नॉट रेस्पॉन्सिबल में आएगा ब्रॉड निश, ठीक है। ब्रॉड निश में जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसर्शन है यहाँ पे, एसर्शन, एनर्जी फ्रीली फ्लोज इनटू एंड आउट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में मैंने अभी आपको बताया था, एक कंसेप्ट था ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का। ओपन सिस्टम किसके लिए है, ये एनर्जी के लिए, और क्लोज्ड किसके लिए है, ये मैटर के लिए। ये मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं। अब ये कह रहा है कि एनर्जी फ्रीली फ्लोज इन एंड आउट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बिल्कुल सही चीज है, ये सही कह रहा है ये। दूसरा कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व इज एन ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी बट क्लोज सिस्टम फॉर मैटर, बिल्कुल सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैंने असर्शन रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि किसी टाइप के क्वेश्चन आपको ना आए करने के, सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। यहाँ पे असर्शन है, यहाँ पे मैटर कैन नॉट एंटर और लीव ए बायोस्फीयर रिजर्व, बिल्कुल, क्योंकि मैटर के केस में जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो है क्लोज्ड सिस्टम। क्या है, क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में एंट्री और एग्जिट जो है वो प्रोहिबिटेड होते हैं, ठीक है। रीजन में क्या कह रहा है, द बायोस्फीयर रिजर्व इज कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, क्या ऐसा है कि बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीटली आइसोलेटेड होता है क्या सराउंडिंग से? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व में एक आपका कोर जोन, फिर आपका बीच में बफर, फिर आपका ट्रांजिशन जोन में तो ह्यूमन सेटलमेंट तक अलाउड होती है। इसका मतलब ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। कंप्लीटली आइसोलेटेड तो बिल्कुल नहीं होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड जरूर होता है, लेकिन वो सिर्फ कोर रीजन, ठीक है। इसका मतलब ए तो सही है, ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी ऐसी क्लासेस और भी आते रहे और बाकी सब्जेक्ट्स में, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और वीडियो को, अगर आप यहां तक आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब आप वीडियोस को लाइक करते हो तो उससे क्या होता है कि इसके व्यूज, ये एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से होता है कि ये एल्गोरिथम में ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो वीडियो यूट्यूब इसकी रिकमेंडेशन जो है वो ज्यादा ज्यादा करती है। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस किसी और टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।